नमस्कार दोस्तों, इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देश की सियासत आने वाले साल में क्या करवट लेगी, क्या कुछ होने जा रहा है उसमें, इस पर आपके अनेकों सवाल मुझे मिलते रहते, रोज़ मिलते रहते हैं। मैंने इन सारे सवालों को कंपाइल किया और रिसर्च टीम के साथ बैठकर मुझे लगा कि इन सवालों के जवाब आपको देने चाहिए आने वाले साल से पहले। और सवाल तरह तरह के हैं कि 2024 में क्या मोदी जी जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, लौट रहे हैं, या फिर उनकी सीटें कम हो रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल ये आ रहा है कि राहुल गांधी क्या वाकई बदले हुए नजर आएंगे, और क्या उनकी जो राजनीति है वो कांग्रेस को फायदा देगी। क्या जो हिंदू फ्लोटिंग वोटर उनके हाथ से खिसक गया है कांग्रेस के हाथ से, वो क्या वापस लौट सकता है। क्या वरुण गांधी जैसे लोग वापस कांग्रेस में आ सकते हैं। कुछ सवाल ये भी हैं कि मोदी जी की आखिर दुखती रग कहाँ है, राजनीति के उनकी वो कमज़ोर कड़ी क्या है, और किस तरह से उस कड़ी को विपक्ष एकजुट होकर तोड़ सकता है। विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी होगी। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, केसीआर, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, इन सब के जहन में क्या चल रहा है, ये कौन सी बिसात बिछा रहे हैं 2024 के लिए। सवाल इस पर भी बहुत से और भी कई सवाल हैं, और लब्बो-लबाब ये है कि आखिर होने क्या जा रहा है सियासत में। देश क्या वाकई बदलने जा रहा है, या फिर जो स्थिति 2014 की है वही रहने वाली है। और मुझे लगता है कि सवाल मुश्किल है, आसान नहीं है, और इसके लिए देश के जाने माने, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक, और आज के दौर का जो बेस्ट आप कह सकते हैं राजनीति समझ रखने वाला, और खासकर हिंदी हार्टलैंड की समझ रखने वाला व्यक्ति, पत्रकार, थिंकर, फिलोसफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट अभय दुबे। और अभय दुबे आज बहुत चौंकाने वाली बात करने जा रहे हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इस ईयर एंडर में इस इंटरव्यू को ज़रूर सुनें। बहुत कुछ ये बातचीत खोलने जा रही है, क्योंकि हर तरह के जो आपके सवाल है मैं उठाने जा रहा हूं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो विश्लेषण है, ये जो खुलासे हैं, ये बहुत से सवालों के आपके जवाब देते हैं। सीधे हम चलेंगे अभय दुबे के पास। प्रोफेसर दुबे, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में, और काफ़ी दिनों बाद आप हमारे दर्शक के सामने मुखातिब हो रहे हैं। ये शिकायत ज़रूर आपसे जो मैं शुरू में दर्ज कराना चाहता हूँ, और मेरी हमेशा इल्तिजा यही रहेगी कि आप बार बार आते रहे, कम से कम एक हफ्ते में हमें टाइम ज़रूर दें, क्योंकि बहुत से दर्शकों की आपको लेकर रिक्वेस्ट आती रहती है। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपको क्या लगता है, और जो जो ज़्यादातर जो सवाल हैं मेरे, वो मेरे नहीं हैं, दर्शकों के सवाल हैं, जो मैं एक माध्यम बना हूँ उनका। एक सवाल जो बार बार किया जा रहा है कि 2024 में मोदी जी वापस लौट रहे हैं, या उनकी संख्या कम आएगी, सीटें कम होंगी, हो सकता है 50 सीटों का नुकसान हो जाए, 60 सीटों का नुकसान हो जाए, या फिर कोई एक और ऑल्टरनेट सामने हमको दिखे। 2024 का सिनेरियो आपको क्या दिख रहा है? क्या मोदी फिर से आने वाले हैं, तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, या आपको लगता है कि एक उलटफेर का इंतजार ये देश कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि अब शायद 2024 के नतीजों के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। उसके बारे में बिना कोई खास जोखिम उठाए भविष्यवाणी की जा सकती है कि मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ में तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं। लेकिन तब अचानक बिहार के अंदर एक घटना हुई। बिहार में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ छोड़ दिया और भाजपा हक्की-बक्की रह गई। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन फिर दोबारा बनाया और वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इस घटना ने इस विश्लेषण के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया कि अब 2024 के बारे में कुछ खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल चुनाव परिणामों की घोषणा होने की देर है। चुनाव परिणाम क्या होंगे, ये सब हम लोगों को पहले से पता है। तो इस धारणा पे एक सवालिया निशान लग गया। और फिर एक मेरे मित्र ने, जो कि बहुत मशहूर चुनाव शास्त्री हैं, मैं कहूँगा प्रोफ़ेसर संजय कुमार ने एक लेख लिखा, और उस लेख में उन्होंने विश्लेषण किया कि भाजपा ने ऐसी बहुत सी सीटें 2019 में जीती थीं, जो क्लोज़ली कंटेस्टेड थीं, यानी उनमें जीत-हार का फासला बहुत कम था। इन सीटों के ऊपर अगर विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करे, तो भारतीय जनता पार्टी से 70 से 80 सीटें छीनी जा सकती हैं।
70 से 80 सीटें छीनने का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होगा। ये परिदृश्य, और पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो उन्हें गठजोड़ सरकार बनानी पड़ेगी। यानी इस विश्लेषण में भी लगभग ये तय है कि वो भाजपा कम से कम अगर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करेगी, तो वो पूर्ण बहुमत से थोड़ी दूर रह जाएगी और सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। यानी भाजपा अभी भी दूसरे दलों से बहुत आगे दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी अगर हम इसके ऊपर यकीन करें, तो इसके अंदर शर्त यह है कि विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करे भाजपा के उन सीटों पर जहां पर भाजपा अपने आप को कमजोर पाती है और जहां वो मुश्किल से चुनाव जीती थी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि पूछना ये चाहता हूं कि क्या संयुक्त उम्मीदवार खड़े करने की कोई संभावना है? अगर संयुक्त उम्मीदवार खड़ा होगा तो केवल उन सीटों के ऊपर नहीं खड़ा होगा जहां भाजपा मुश्किल से जीती थी। संयुक्त उम्मीदवार तो उन सीटों पर भी खड़ा होगा जहां भाजपा बहुत बड़े बड़े अंतर से जीती थी। वो तो एक पूरी एक राष्ट्रीय रणनीति होगी, इसके मुताबिक संयुक्त उम्मीदवार बनेंगे। विपक्ष में, नेताओं में, पार्टियों में एक अभूतपूर्व किस्म की एकता होगी। 60 के दशक में जो गैर कांग्रेसवाद था, वही गैर कांग्रेसवाद आज के जमाने में, यानी करीबन 60 साल बाद वो राष्ट्रीय राजनीति पर प्रोजेक्ट होगा और एक गैर भाजपावाद उसमें से जन्म लेगा। वो गैर भाजपावाद जो 2014 में नहीं पैदा हुआ, जो 2019 में नहीं पैदा हुआ, वो गैर भाजपावाद का पूरा परिदृश्य बनेगा और उसके अंदर से संयुक्त उम्मीदवार निकलेंगे। दीपक जी, आप भी राजनीति को इतने जमाने से देख रहे हैं और मैं भी राजनीति को थोड़ा बहुत देख रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि 60 के दशक के गैर कांग्रेसवाद को 2022 2024 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रोजेक्ट करके आज हम गैर भाजपावाद की कोई कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि तब से लेके अब तक राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। राजनीति करने के तरीके बदल चुके हैं। चुनाव किस तरह लड़े जाते हैं वो बदल चुके हैं। वोटर का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। मैं तो कहता हूं अगर वोटर का मिजाज जो आज है, वो वोटर का मिजाज अगर 2004 में होता, तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस वो चुनाव नहीं जीतती, वो चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जीतते। और वो क्या है वोटर का मिजाज? वोटर का मिजाज है जिसको हम चुनाव शास्त्र की भाषा में कहते हैं स्प्लिट वोट, विभाजित वोट। यानी वोटर अलग अलग चुनाव के हिसाब से सोचकर अपना उम्मीदवार, अपना नेता और अपनी पार्टी तय करता है। जो वोटर विधानसभा में एक पार्टी को बड़े पैमाने पर जिताता है, थोड़े बहुत नहीं, बड़े, जैसे छत्तीसगढ़ को लीजिए, छत्तीसगढ़ में वोटर ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। बहुत बुरी पराजय हुई थी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन थोड़े दिन बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उतनी ही बुरी पराजय कांग्रेस की हुई और भारतीय जनता पार्टी जो बुरी तरीके से हार गई थी, जिसको बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं गुड़ीगद्द हो गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को गुड़ीगद्द कर दिया। दिल्ली में आप देखिए, वोटरों ने बार बार आम आदमी पार्टी को बड़े जबरदस्त बहुमत दिए हैं, ऐतिहासिक बहुमत दिए हैं 2 चुनावों में लगातार। लेकिन हर बार जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार जाती है। मध्य प्रदेश में वही हुआ, राजस्थान में वही हुआ। आप प्रदेश दर प्रदेश देखिए, वोटर अलग अलग तरीके से सोचता है। पंचायत चुनाव में किसी और तरीके से सोचता है, नगर पालिका के चुनाव में कुछ और तरीके से सोचता है, विधानसभा में किसी और तरह से वोट देता है और लोकसभा में किसी और तरीके से वोट देता है। इस बात को उन लोगों ने नहीं समझा है जो ये कल्पनाएं कर रहे हैं कि विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव जीत सकता है। मैं आपसे एक सवाल और इसी के साथ साथ में एक छोटा सा सवाल और पूछता हूं। भाई, उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां मिल गई थी जी। भाजपा के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़े किए थे। मैं जी। और ज्यादा डिटेल्स में न जाके सीधे सीधे आता हूं कि वो लोग हार गए। वो लोग कुछ भाजपा का खास बिगाड़ नहीं पाए। तो केवल संयुक्त, पहली बात तो संयुक्त उम्मीदवार होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, संयुक्त उम्मीदवार आप खड़ा भी कर दें तो उसका जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वोटर लोकसभा चुनाव में अलग तरीके से सोच रहा है। जी। केवल आपकी अर्थमेटिक अच्छी होगी, अंकगणित अच्छी होगी, केवल उससे आप नहीं जीत पाएंगे। और ये लेकिन पहले यहाँ भी पर, हुआ है। देखिए, जी, इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी के मुकाबले उनसे अलग हुई कांग्रेस, जो जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल थे और तमाम विपक्ष एक हो गया। जी, उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने उनको हरा दिया था चुनाव में अकेले दम पर, क्योंकि उनके पास मजबूत अंकगणित था। इंदिरा गांधी के पास एक मजबूत रसायन शास्त्र था, जी, एक मजबूत केमिस्ट्री थी। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि केवल संयुक्त उम्मीदवारों से आप नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी, देखना यह पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री के मर्म में क्या है।
अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग उस मर्म का भी उद्घाटन करने की कोशिश करेंगे। जी, एक चीज तो आपने कही कि भाई सब लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो सपा बसपा जैसा हाल होगा जो सपा बसपा का हाल हुआ हो सकता है, 2019 में। हो सकता है। ये आपने एक संभावना व्यक्त करी। अरुण शौरी साहब जो हैं बड़े जाने माने पत्रकार रहे और बीजेपी से भी जुड़े रहे। अरुण शौरी साहब का ये कहना है कि 2014 में तकरीबन 70%, 69% लोगों ने बीजेपी के मुखालिफ वोट दिया था और 2019 में तकरीबन 63%, 63% जो है वो बीजेपी के खिलाफ मुखालिफ वोट पड़ा। अगर ये वोट यूनाइट हो जाए तो मोदी जी हैं उनकी हार शर्तिया है। लेकिन आप इस लॉजिक से, ये जो इक्वेशन अरुण शौरी बता रहे हैं, इसको इससे आप सहमत नहीं हैं? देखिए, ये समीकरण जो है वो आकर्षक है और मन करता है कि हम इसके ऊपर भरोसा कर लें। लेकिन जो पॉलिटिकल एविडेंस है, जो चुनाव का पिछले अगर 4-5 साल पहले की बात होती तो मैं भी इस बात पे पूरा भरोसा करता और मैं शौरी साहब को धन्यवाद देता कि उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही और मैं भी इसी लाइन में खड़े होकर अपनी बात कहने लगता। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ नई परिस्थितियों में सही नहीं है। जी। नई परिस्थितियों में लोग लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत इतना बढ़ा देते हैं कि वो संयुक्त उम्मीदवार से भी आगे चला जाता है। जी। दूसरी तो ये बात रही। दूसरी ये बात है कि सन 60 का ज़माना नहीं है। सन 60 में जितनी भी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुई थी, उनके कभी कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं रहे थे। जी। वो सब लगातार कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, लगातार पराजित हो रही थी कांग्रेस के खिलाफ। इसीलिए डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और मधुमेह मिलकर गैर कांग्रेसवाद की स्थापना कर पाए। वो जमाना था जबकि सीपीआई, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ और समाजवादी, स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस से टूटे हुए हिस्से यानी कि चरण सिंह वगैरह सब एक मंच पर खड़े हो गए थे और उन्होंने 1967 में 10 राज्यों में कांग्रेस को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। वो संयुक्त विधायक दल की परिघटना, संवित जिसको कहते हैं, एसवीडी कहते हैं, वो परिघटना हम लोगों के सामने आई थी। ये परिघटना बाद में 90 के दशक में दोहराई गई और वो इस तरह दोहराई गई कि उसमें कांग्रेस और भाजपा को अलग कर दिया गया और उसके बाद में संयुक्त मोर्चे की, जन मोर्चे की, राष्ट्रीय मोर्चे की या जो भी उसको नाम दें, इस तरह की सरकारें पूरे 90 के दशक में बनती रहीं। आज वो ज़माना गुज़र चुका है। हम लोग गुज़रे हुए ज़माने के यथार्थ के आईने में अगर आज के जी। ज़माने के यथार्थ को समझने की कोशिश करेंगे, तो जी। थोड़ी-सी मुश्किल होगी। देखिए, भाजपा भी इस जी। बात को समझती है कि उसको उसके खिलाफ पड़ने वाले वोट, उसको मिलने वाले वोटों से थोड़े ज़्यादा हैं। जी हाँ। इसीलिए भाजपा साथ में ये भी समझती है कि विभाजित वोट का ज़माना है, तो वो वहाँ पर फोकस कर रही है। वो फोकस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस वक़्त हम सब लोग 1 दिसंबर को इस बात में उलझे हुए थे कि भई गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में कौन जीतेगा? हमारी पूरी बौद्धिक क्षमता यही अंदाज़ लगाने में फँसी हुई थी कि वहाँ क्या जीतेगा? उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी उस वक़्त जी20 की जो उन्हें 1 साल के लिए अध्यक्षता प्राप्त हुई थी, उस अध्यक्षता को उस अध्यक्षता में से वोटों की बारिश कैसे की जाए, ये जुगाड़ करने में लगे हुए थे। और उन्होंने पूरे देश में भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, पूरे देश में सेल फोन के ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस इस संबंध में भिजवाए। जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनके ऊपर होलोग्राम प्रोजेक्ट करवाए। पूरे देश के अखबारों में एक-एक पेज के विज्ञापन निकले। खुद प्रधानमंत्री ने अपने नाम से अखबारों के एडिट पेज पर आर्टिकल लिखे। वो देश के सामने ये इमेज प्रोजेक्ट कर रहे थे कि भारत अब एक विश्व शक्ति बन रहा है। भारत के हाथ में जी20 की अध्यक्षता है और ये पूरे 2023 में भारतीय जनता पार्टी इसका जमकर दोहन करने वाली है। और मुझे पक्का यकीन है कि जो वोटर है, वो लोकसभा चुनाव में इन बातों को गंभीरता से देखता है। एक चीज यहाँ मैं टोक रहा हूँ आपको, जी, मगर आप जी। इजाजत दें। जी, जी। G20 की आपने बात छेड़ी और वाकई मुझे भी याद आ रहा है, बहुत जबरदस्त प्रचार हुआ था कुछ दिन पहले। इसमें एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था, एड ऑन करना चाह रहा हूँ आपकी बात में, कि हुँ, बीजेपी का जो निशान है कमल और हाँ। G20 का जो वो निशान मैं है कहने वाला वो भी था। कमल। जी20 का जो लोगो है, वो भी कमल है। वो भाजपा के किसी ने नहीं, वो एक सऊदी अरब के डिजाइनर ने बनाया है। वो सऊदी अरब के डिजाइनरों ने वो जी20 का लोगो बनाया है। और देखिए, ये एक संयोग भी है और भाजपा ने इस संयोग को दोनों हाथों से लपका है। कमल, भाजपा का कमल और जी20 का कमल।
ये जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपने इसको पहले देख लिया था, इसके लिए मैं सराहना करता हूँ आपकी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल G20 बल्कि आप देखिए गुजरात में उन्होंने कौन से मुद्दे उठाए? हिमाचल प्रदेश में कौन से मुद्दे उठाए? गुजरात में सफलता मिली, हिमाचल प्रदेश में नहीं मिली सफलता, लेकिन मुद्दे उन्होंने कौन से उठाए? उन्होंने गुजरात का पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों में लड़ा। भाजपा की निगाह में राष्ट्रीय मुद्दे कौन से हैं? कश्मीर का मुद्दा है और धारा 370। समान नागरिक संहिता का मुद्दा है, 3 तलाक का मुद्दा है, हैं? जीएसटी मतलब जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पे चुनाव लड़ा और विपक्ष ने प्रादेशिक मुद्दों के ऊपर फोकस किया, स्थानीय मुद्दों के ऊपर फोकस किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए और 2023 में जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि दक्षिण भारत कर्नाटक से लेकर उत्तर पूर्व त्रिपुरा तक फैले हुए हैं वो राज्य। वहां पर वोटर को राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देने का रिहर्सल करवा रही है। यहां पे ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत फोकस करेगी और प्रधानमंत्री जब इन राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जाते हैं तो विधानसभा के चुनाव में भी लोगों पे उनका ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल उनको नजरअंदाज कर देते हो या उनको ना सुनते हो। तो भारत के राष्ट्रीय मुद्दे और विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय जो जी, कार्य व्यापार होता है उससे निकले हुए राष्ट्रीय मुद्दे और कहीं अगर उन्हें जैसा कि 2019 में मिल गया था वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला, जी, हमने घुसकर मारा, इस तरह की चीजें कहीं मिल गई जो इत्तेफाक से उस वक्त उनके हाथ लग गया था। मान लो फिर से ऐसा माहौल है, फिर से ऐसी चीज हाथ लग सकती है, तब फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा नरेंद्र मोदी को हराना। तो बजाय जी, इसके कि हम लोग इस बात पर दिमाग खपाएं कि संयुक्त उम्मीदवार होने चाहिए, संयुक्त उम्मीदवार होने चाहिए, हम लोगों को दिमाग इस बात पे खपाना चाहिए कि क्या विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों के जरिए वोटरों को अपनी ओर खींचने की जो रणनीति है, इसकी कोई काट है? जी। जी। मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले सीताराम येचुरी साहब के साथ हुई हुँ, और येचुरी साहब से मैं पूछ रहा था कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि सीताराम येचुरी जो है एक तरह के सूत्रधार हैं, सबके संपर्क में रहते हैं, चाहे वो जी। सोनिया गांधी हो या नीतीश कुमार हो या ममता हो या फिर नवीन पटनायक हो। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सबसे उनके अच्छे संबंध हैं। हुँ, शरद पवार जी से भी हैं उनके अच्छे संबंध। तो उनका ये कहना है कि भाई हम बजाय एक प्री पोल अलायंस करें, यानी चुनाव से पहले कोई एक एकजुटता हो, उससे बेहतर है कि हर राज्य में, एवरी स्टेट, जहां जहां जो पार्टी मजबूत है, जैसे अगर केसीआर तेलंगाना में मजबूत हैं तो वो तेलंगाना में लड़ें, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में लड़े, कांग्रेस राजस्थान मध्य प्रदेश कर्नाटक में लड़े। इस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी अपने अपने इलाके में बीजेपी का डटकर मुकाबला हो और उसके बाद जो नतीजे आए फिर चुनाव के बाद एक विपक्षी एकता बन सकती। ये फॉर्मूले की बात हो रही। इस फॉर्मूले से, ये जो शरद पवार का फॉर्मूला है या सीताराम येचुरी का फॉर्मूला है, इससे आप कितना सहमत, इसको कितना कारगर आप मानते हैं? देखिए, संक्षेप में कहें तो वो कह रहे हैं कि प्री पोल अलायंस, चुनाव से पहले का गठजोड़ कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को पोस्ट पोल अलायंस या चुनाव के बाद के गठजोड़ के बारे में सोचना चाहिए। मोटे तौर पे जी, उनकी बात सही है। प्री पोल अलायंस हो भी नहीं सकता है। अब देखिए जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है, जो चंद्रशेखर राव हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है हम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने संगठन का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया। अब वो तेलंगाना राष्ट्र समिति नहीं रही है। यानी वो टीआरएस को बीआरएस बनाकर पूरे भारत में कुछ ना कुछ चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। इधर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं अपने आप में स्पष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो बिना बिना संकोच किए कह दिया है कि केवल भाजपा को हराने के लिए बनाए गए गठजोड़ से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी केवल इसलिए लोग एक हो जाएं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है, उसको गिराना है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उन्होंने भी ये बात स्पष्ट कर दी है। दूसरे सभी ये एक समस्या है पूरी की पूरी कि आप प्री पोल अलायंस की परिस्थिति धीरे-धीरे भारत में समाप्त हो गई है। तो उस तरह की राष्ट्रीय एकता मुझे लगता है कि ना 2014 में हुई थी, ना 2019 में हुई थी और वो 2024 में भी नहीं होगी। राज्यों के स्तर पर मजबूत एकताएं हो सकती हैं, लेकिन वो जी, एकताएं भी तभी सफल होंगी जबकि आपके पास भाजपा के मुद्दे की काट करने वाला एक मजबूत मुद्दा होगा। वरना उत्तर प्रदेश का जैसा अर्थमेटिक फेल हुआ केमिस्ट्री के सामने, उसी तरीके से
प्रादेशिक स्तर पे हुई चुनावी एकता भी नाकाम हो जाएगी। देखिए, चुनावी एकता बहुत कोई ऐसी मैकेनिकल यांत्रिक चीज़ तो है नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट हो। 2 बड़ी पार्टियाँ मिल जाएँ, 3 बड़ी पार्टियाँ मिल जाएँ, फिर भी बहुत सारे छोटे-मोटे उम्मीदवार खड़े रहते हैं। भारत एक इस तरह का बहुदलीय लोकतंत्र है, जिसके अंदर एक एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करना लगभग असंभव, लगभग क्या पूरी तरह संभव है। उसमें भी बहुत से लोग हो ही जाते हैं, आप किसी को रोक तो सकते नहीं हैं। तो वो छोटे-मोटे तमाम वोट काटता है और इस तरीके से देखा जाए तो बर्बाद होने वाले वोटों की संख्या हर बार पर्याप्त रूप से होती है। तो वहाँ भी एक मजबूत मुद्दा चाहिए। प्रादेशिक स्तर पे अच्छी प्रभावी चुनावी एकताएं हों, प्रादेशिक स्तर पर संयुक्त उम्मीदवार खड़े किए जाएं, ये बात मैंने मान ली। लेकिन वो उन संयुक्त उम्मीदवारों की जीत तभी सुनिश्चित की जा सकती है जबकि एक राष्ट्रीय मुद्दा हो जिसके ऊपर तमाम विपक्ष चुनाव लड़े और वो राष्ट्रीय मुद्दा भाजपा की जो दावेदारियां हैं, राष्ट्रीय दावेदारियां हैं, उन दावेदारियों से बड़ा प्रभावी, उसको काटने वाला और उसकी कड़ी आलोचना करने वाला और जनता को अपील करने वाला हो। उस जी। मुद्दे की तलाश विपक्ष विपक्ष के रणनीतिकारों को, विपक्ष के बुद्धिजीवियों को, विपक्ष के नेताओं को अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनको उस मुद्दे की तलाश है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी से आप लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल, मैं इसमें कोई भारत में अगर आप चुनावों का इतिहास देखें तो आर्थिक प्रश्नों के ऊपर चुनावी फैसले नहीं होते रहे हैं। एक किसी अपवाद स्वरूप चुनाव को छोड़ दीजिए, दिल्ली के चुनाव में एक बार प्याज की महंगाई की बात चल गई थी, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता रहा है। या बेरोजगारी के सवाल पर तेजस्वी ने बिहार में अच्छा समा बांधा था पिछले चुनाव में और उनको फायदा भी उसका हुआ। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी का सवाल उठाकर, जो कि सही सवाल है, उस सवाल के अंदर अपने आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो राष्ट्र की किस्मत तय करने वाला सवाल नहीं है। उसके लिए तो कुछ और करना पड़ेगा। जी। अभय जी, मैं अब कांग्रेस की थोड़ा बात करना चाह रहा था, राहुल गांधी की बात करना चाह रहा था। एक चीज तो हम इनकार नहीं कर सकते कि अगर कोई भी बाइपोलर अगर चुनाव है, बीजेपी के मुखालिफ अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस है। उसी के नेशनल फुटप्रिंट्स है, पूरे देश भर में उसकी छाप है। और कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, जहां सीधी लड़ाई आज भी भाजपा बनाम कांग्रेस की होती है और एक बहुत बड़ा चंक है ये लोकसभा सीटों का। लेकिन एक आंकड़ा मैंने अभी देखा, इकोनॉमिक टाइम्स का आंकड़ा था, और इस आंकड़े में ये कहा गया है कि 2009 के बाद से और अब तक एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्राह्मण्स का, पंडितों का, वो कांग्रेस से चला गया। तकरीबन आंकड़े कह रहे हैं 50%। ये आंकड़े स्क्रीन पर आएंगे। अदर फॉरवर्ड कास्ट, जिसमें ठाकुर हैं, जिसमें कायस्थ हैं, जिसमें बनिया वोट हैं, अग्रवाल हैं, जिसमें भूमिहार हैं, त्यागी वगैरह हैं, ये 45% निकला पिछले कुछ सालों में कांग्रेस से। ओबीसी 10% घटा है। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इस आंकड़े की, इस लॉस को, जो कांग्रेस को ये लॉस हो रहा है पिछले, जब से मोदी का पदार्पण हुआ है राष्ट्रीय राजनीति में, तो ये हिंदू वोटर है। और ये हिंदू वोटर अर्बन हिंदू वोटर है। और ये एक बहुत बड़ा एक नंबर है। इस नंबर की वजह से ही कांग्रेस 28% से घटकर 19% कुछ पर आ गई। कांग्रेस को हर सूरत में 10% चाहिए। मुस्लिम स्थिर है, वही 45% पहले भी था, 45% के आसपास अभी भी है। आदिवासी दलित वोट भी कांग्रेस के साथ में है बहुत से राज्यों में। लेकिन ये जो हिंदू वोट है, जो बहुत डिसाइसिव है, बहुत निर्णायक है, इसको आप मोदी फॉलोअर भी कह सकते हैं, इसमें कुछ आप अंधभक्त भी कह सकते हैं, इसमें जो भी आप कहें, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति भी कह सकते हैं। क्या ये कांग्रेस में वापस आ सकता है? क्या भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी का स्टैंस रहा है, चाहे वो वीर सावरकर को लेकर हो, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने कहा, तो उद्धव ठाकरे थोड़ा सा वो नर्वस हो गए उसको लेकर, ये जो बड़ा चंक है, क्या कांग्रेस से ये अगर ऐसे ही जाता रहा तो आपको कांग्रेस फिर सिमटती हुई दिखेगी 50-55 पे? कांग्रेस को क्या रीथिंक करना होगा? देखिए, आपने तो ये सवाल पूछकर मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं चाहता था कि आप इस तरह से ऐसा कोई सवाल पूछें ताकि उसके जरिए मुझे अवसर मिले और मैं अपनी बात कह पाऊं। देखिए, लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र समुदायों का लोकतंत्र है। ये कम्युनिटी बेस्ड डेमोक्रेसी है। इसमें जिन पार्टियों को समुदायों के वोट मिलते हैं, पूरे पूरे समुदायों के वोट मिलते हैं, वो आगे बढ़ती है। जिन पार्टियों से समुदायों के वोट धीरे धीरे निकलते हैं, उन पार्टियों का ग्राफ नीचे जाने लगता है। कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिए, 60 के दशक से कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। दूसरी पार्टियों को उसके पिछवाड़े की रोशनी, बत्ती भी नहीं दिखाई पड़ती थी।
कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। इतनी बड़ी पार्टी थी कि वो कांग्रेसी नेता सोते रहते थे और फिर भी सब जगह वो लोग चुनाव जीत जाते थे। चीन से भारतीय सेनाएं पराजित हो गईं, पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ, उसके बावजूद कांग्रेस चुनाव जीतती रहती थी। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। आज तो ये सोच भी नहीं सकता कि भारतीय सेनाएं मोर्चे पर हार जाएं और सत्तारूढ़ दल पराजित ना हो। लेकिन तब भी कितनी बड़ी पार्टी थी, इसका आप अंदाजा, उसकी कितनी प्रतिष्ठा थी समाज में। लेकिन 60 के दशक से हम देखते हैं कि 60 के दशक में सबसे पहले ओबीसी वोट कांग्रेस से हटा। एक दिन में नहीं होती है ये घटनाएं, एक चुनाव में नहीं, धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोनों जगह जो अन्य पिछड़ी जातियां थी वो वोट कांग्रेस से हटा। फिर 80 के दशक में, फिर 70 के दशक में जो इमरजेंसी आई तो मुसलमान वोट कांग्रेस से हटना शुरू हुआ। इनके कारणों के बारे में हम लोग जानते हैं, उसकी हम लोग यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिर 80 के दशक में हम देखते हैं कि दलित वोट, जब बहुजन समाज पार्टी की रचना होती है और एक नई किस्म का आंदोलन पैदा होता है, तब दलित वोट कांग्रेस से हटना शुरू होता है। पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, सब जगह दलित वोट कांग्रेस से हटना शुरू होता है। उसके बाद फिर राम जन्मभूमि आंदोलन होता है और वहां पर जो ऊंची जातियां हैं, जिनको हम लोग ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर कह सकते हैं, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, कायस्थ, भूमिहार, जाट, मतलब, और उधर गुजरात में पटेल, इन सबको मान लीजिए, ये भले ही उस तरह से वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से ऊंची जातियां ना हो, लेकिन ये ऊंची जातियां हैं। तो ये सब भी ऊंची जातियां धीरे धीरे कांग्रेस से हटनी शुरू हुई। तो इसके कारण अभी तक मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस ने ऐसी कोई रणनीति बनाई है कि जो समुदाय उससे हटे हैं वो समुदाय धीरे धीरे उसे उसकी तरफ झुके। जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस भारत जोड़ो यात्रा में एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि राहुल गांधी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान वोट दोबारा उनकी तरफ आए। जो 70 के दशक में यानी इमरजेंसी लगी थी, तुर्कमान गेट हुआ था, नसबंदी हुई थी, वगैरह वगैरह, इन तमाम, फिर इंदिरा गांधी ने 80 में आकर मुसलमानों की देशभक्ति पर शक किया, एक सॉफ्ट हिंदू कार्ड खेला इंदिरा गांधी ने। इससे मुसलमान लोग समझ गए कि भाई इनमें और ये हमारे उस तरह से खैर ख्वाह नहीं रह गए हैं, तो धीरे धीरे उनसे वोट हटने लगा। लेकिन अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में अपने हर भाषण में, हर वक्तव्य में, पूरी यात्रा की जो मुद्रा है, जो राजनीतिक मुद्रा है, उसका राजनीतिक संदेश है, वो कम से कम एक मजबूत वोटिंग कम्युनिटी की तरफ झुका हुआ है, को संबोधित कर रहा है कि हमें दोबारा मुसलमान वोटों का चैंपियन होना है। ये तो प्रयास साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। अगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के कुछ मुसलमान वोट बढ़ जाएं, उनका प्रतिशत बढ़ जाए, तो मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन क्या दूसरी जातियों को भी ये यात्रा उसी तरीके से संबोधित कर रही है? इसके संकेत अभी नहीं दिखाई पड़ते। दूसरे, ये जी। यात्रा जहां से गुजरती है वहां पर नजारा बहुत अच्छा होता है। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक और यात्रा से जुड़े हुए जो गैर कांग्रेसी तत्व हैं, पुराने समाजवादी, पुराने मार्क्सवादी, एनजीओ वाले, वगैरह वगैरह, वो सब लोग बड़ी अच्छी गोलबंदी करते हैं। बहुत अच्छा नजारा होता है। और चूंकि यात्रा है, वो कोई रैली नहीं है, वो कोई केवल रोड शो नहीं है जो कि स्थिर होता है। यात्रा चूंकि गतिशील होती है, लोग आगे बढ़ते हैं, तो उससे एक ऊर्जा पैदा होती है, और वो ऊर्जा भी मीडिया को भी आकृष्ट करती है और सामान्य लोगों को भी आकृष्ट करती है। वो लोगों को लगता है कुछ घटित हो रहा है। तो यात्रा के रूट पे जो नजारा पैदा होता है, अफसोस की बात यह है कि उस रूट के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर उधर चले जाइए, वहां आपको शांति दिखेगी। जी। वहां वो हलचल नहीं है, वहां वो राजनीतिक कोलाहल नहीं है जो कि होना चाहिए। तो कांग्रेस, अगर आप इस कांग्रेस की यात्रा की तुलना लालकृष्ण आडवाणी की रामरथ यात्रा से करें, तो आप पाएंगे रामरथ यात्रा जहां जहां से गुजरती थी, वहां पर हिंदुत्ववादी शक्तियों को, भाजपा को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से का समर्थन करने वाली शक्तियों को तरंगित कर देती थी। और वो उस यात्रा के बाद भी बहुत लंबे अरसे तक वो स्थायी, उस यात्रा ने उन लोगों को सक्रिय किया और वो लोग जुट गए अपने अपने तरह की गोलबंदी करने में। मुझे इस बात में पूरा शक है कि कांग्रेस की यात्रा जहां से गुजरती है राहुल गांधी की, वहां गुजर जाने के बाद भी कुछ कोलाहल और कुछ गतिशीलता, कुछ भंवर, कुछ आलोड़न वहां पे होता होगा। मुझे लगता है कि जी। उसके बाद चीजें शांत हो जाती हैं। तो क्या कांग्रेस के संगठन में वही उसी तरह से कांग्रेस का संगठन ऊर्जस्वित हो रहा है जिस तरीके से अडवाणी की रामरथ यात्रा ने भाजपा और हिंदुत्ववादियों को ऊर्जस्वित किया था? बहुत से अच्छे गंभीर जो पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है। प्रोफेसर सुभाष पलशीकर ने सवाल उठाया है, नीरजा चौधरी ने ये सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि क्या ये जहां यात्रा होती है वहां तो
लगता है कि वास्तव में कांग्रेस बदल रही है और कांग्रेस कुछ नया कर रही है। अब कांग्रेस जब राष्ट्रीय मंच पर जाएगी तो कुछ और घटित होगा। लेकिन जैसे ही वो यात्रा वहां से चली जाती है या उस यात्रा के वहां पहुंचने से पहले भी कुछ नहीं हो रहा होता है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुसलमानों के अलावा कांग्रेस किस समुदाय को संबोधित कर रही है, पहला सवाल ये है। इसका जवाब यात्रा के समर्थकों को देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं गुजरात के चुनाव को उन्होंने इस यात्रा में कुर्बान कर दिया, चलिए ठीक है, गुजरात का चुनाव गुजर गया, हालांकि उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। गुजरात का चुनाव हारने से कांग्रेस को फायदा तो हो नहीं सकता है, जो हुआ होगा जी। नुकसान ही हुआ होगा। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, अभी जो गुजर गया उसके ऊपर उसको घिसते रहने से कोई फायदा नहीं है। सवाल ये, क्या विभिन्न समुदायों को यात्रा संबोधित कर रही है? क्या समुदायों के नेता, अब किसी ने सोशलिस्ट इनिशिएटिव तैयार किया है, कोई पुराना समाजवादी रहा है, कोई पुराना सर्वोदयी रहा है, कोई पर्यावरणवादी रहा है, ये समुदायों का नेतृत्व नहीं करते हैं लोग। जी। क्या नहीं, समुदायों के लेकिन नेता इस लेकिन यात्रा से जुड़े हैं? ये अभय जी, प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। जी। ये जो फ्लोटिंग हिंदू वोटर है जो बहुत निर्णायक है, क्योंकि 80% जो पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है उसमें जो मेजॉरिटी वोटर है वो हिंदू ही है। ये जो फ्लोटिंग हिंदू वोटर है ये भी खिसक गया है जो कांग्रेस, ये कैसे वापस आ सकता है? क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वरुण गांधी जैसे को लेके आए या कुछ इस तरह के और नेता को लाए या थोड़ा सा स्टांस बदले, अगर थोड़ा सा राहुल गांधी स्टांस बदलते हैं, जैसे वरुण गांधी आ जाते हैं या कुछ इस तरह के मुद्दे, वो जैसे कल जो उन्होंने लाल किले से भाषण दिया, उन्होंने कहा भाई शंकर जी ये जो हाथ ऐसे करते हैं इसका क्या मतलब, ये अभय मुद्रा है और कांग्रेस की भी यही मुद्रा है, अभय मुद्रा है। और अभय मुद्रा से उन्होंने बताया कि हम अभय देते हैं, हम भय नहीं करते क्रिएट। ये जो अगर थोड़ा सा वो स्टांस लेते हैं, थोड़ा सा अगर अपना वो मेन्यू बदलते हैं, तो कोई मुसलमान तो नहीं नाराज हो जाएगा या मुसलमान आएगा उनके साथ, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मुस्लिम खड़ा हुआ है? क्योंकि मुस्लिम्स का आज जो पहली प्रायोरिटी है वो है बीजेपी आरएसएस से निजात पाना। तो अगर थोड़ा सा उस फ्लेक्सिबल होते हैं राहुल गांधी, तो ऐसा तो नहीं कि मुसलमान उनसे नाराज हो सकता है, मुस्लिम वोटर जा सकता है या इंटैक्ट रहेगा या और ताकत के साथ आएगा? कांग्रेस जिस संकट में फंसी हुई है और जिस ढलान पर फिसलती जा रही है, वहां उसके नेता की पहली विशेषता ये होना चाहिए कि वो जो भी कदम उठाए निडर होकर उठाए। बहुत ज्यादा फियरलेसनेस की उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। भाई जितना नुकसान हो चुका है उससे ज्यादा नुकसान अब हो नहीं सकता है। इस नुकसान के बाद तो फिर मृत्यु भी निश्चित है। तो राहुल गांधी को और कांग्रेस के नेताओं और रणनीतिकारों को ये तो डर सोचना छोड़ देना चाहिए, अगर हम ये कदम उठाएंगे तो फलाना, उनसे कोई खुश है ही नहीं, समुदाय उनके साथ नहीं रह गए। अभी तो आपने पूरा सिलसिलेवार बताया। जब उनके साथ कोई है नहीं तो अब तो उन्हें केवल प्राप्त ही करना बाकी है। वो जो पुराने मार्क्सवादी कहते थे नहीं कि भाई सरवारा को कुछ भी खोना नहीं, खोने का डर नहीं है सरवारा को, क्योंकि उसके पास तो कुछ पहले से ही नहीं है। उसको तो केवल जो उसकी गुलामी की जंजीरें हैं वही तोड़नी है, वही खोनी है उसे। तो कांग्रेस को जो पराजय का तौक उसके गले में पड़ा हुआ है, उस पराजय के तौक को ही खोना बाकी है। कांग्रेस को चाहिए कि निडर होकर अपनी नीतियां बनाए, निडर होकर जनता के विभिन्न तबकों को संबोधित करे और सामुदायिक स्तर पर नेताओं को अपनी ओर लाने की कोशिश करे। अगर वो देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम करती है, मैं नहीं कह रहा हूं भाजपा की नकल करनी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम करती है, पहले वो किसी समुदाय का जो की राजनीतिक नुमाइंदगी का दावा करने वाला नेता है उसको अपनी ओर खींचती है। आप ओम प्रकाश राजभर को नमूने के तौर पर देख सकते हैं, या या और भी केशव इस तरह प्रसाद के कई मौर्य लोग। को जिस तरह से आगे हाँ, बढ़ाया, हाँ, कई मौर्य लोगों को को देख बढ़ाया। सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो उस नेता की मुखापेक्षी हो जाती हो, उस नेता पर निर्भर नहीं होती। फिर वो उस समुदाय के अंदर अपना विचारधारात्मक रूप से दीक्षित नेतृत्व विकसित करने की कोशिश करती है। उसमें समुदाय में से नेताओं को चुनकर राज्यसभा में भेजती है, विधान परिषद में भेजती है। फिर वो वहां पे अपना, तो उस नेता को लगने लगता है कि भाई हमारे समांतर एक लीडरशिप खड़ी की जा रही है। और जब तक वो अपना कील कांटा दुरुस्त कर पाता है, अपनी कमर कस पाता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार हो जाती है कि अब ये छोड़ के चला भी जाए तब भी कोई खास असर नहीं पड़ता, कुछ वोट तो हमें समुदाय के मिल ही जाने हैं। जी। ये तो भाजपा का तरीका है, जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा और दूसरी जगहों पर भी हम लोग देख सकते हैं अगर वहां की जांच करें तो कांग्रेस को चाहिए कि वो ऐसे सामुदायिक नेताओं के साथ संपर्क करने का एक आ, योजना बनाए, एक ऐसा कार्यक्रम बनाए, एक ऐसी रणनीति बनाए जो भाजपा से नाराज है। अगर वरुण गांधी आते हैं, आपको क्या लगता है कि एक हम्म। संजय गांधी का डीएनए उनमें दिखता है, थोड़ा सा एक एग्रेसिव इमेज भी है, और आज की तारीख में बीजेपी में अगर कोई एमपी बोल रहा है
जी। जिसकी हैसियत है, तो वो लगातार वरुण गांधी ही बोल रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, अग्निपथ को लेकर हो। किसान आंदोलन में तो कूद ही गए थे, और उन्होंने बीजेपी भी हटा लिया है अपने ट्विटर हैंडल से, बीजेपी का नाम हटा दिया उन्होंने। वरुण गांधी अगर आते हैं और ये दो भाई मिलते हैं, हालांकि 10 साल का फर्क है राहुल और वरुण में, आपको लगता है कि एक गंगा जमनी तहजीब दिखेगी कि भाई राहुल देखिए, गांधी वरुण की जो गांधी छवि के सेकुलर। कांग्रेस में हाँ आने जी। से कांग्रेस को सिर्फ लाभ हो सकता है। वरुण गांधी में बहुत राजनीतिक प्रतिभा है, वो अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा लिखते भी हैं। मैं लगातार उनके लेख पढ़ता रहता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स में और दूसरे अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में वो लगातार लिखते हैं। तो उनके अंदर बहुत राजनीतिक प्रतिभा है और बहुत राजनीतिक संभावनाएं हैं। अगर वो कांग्रेस में आएंगे और कांग्रेस अगर उन्हें एक सुपरिभाषित भूमिका दे सकती है, किसी एक राज्य का, ऐसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दोबारा खड़ी हो, इसकी जिम्मेदारी अगर वरुण गांधी को दी जा सकती है, तो उससे कांग्रेस को लाभ ही होने वाला है। लेकिन वरुण गांधी आखिरकार है तो उसी परिवार के, तो जी। परिवार के अंदर वो अपने आप को कैसे फिट करेंगे और परिवार उन्हें कहाँ बैठाएगा, किस कुर्सी पे बैठाएगा। अगर आप कल्पना करें कि एक डिनर टेबल लगी हुई है और उसमें परिवार के सारे सदस्य बैठे हुए खाना खा रहे हैं, सबके लिए कुर्सियां डेजिग्नेटेड हैं। एक प्रियंका गांधी की कुर्सी डेजिग्नेटेड है, एक राहुल गांधी की डेजिग्नेटेड है, एक किसी की सोनिया जी की। डेजिग्नेटेड है। हाँ, वहीं पे उसमें वरुण गांधी की कुर्सी कौन सी होगी, ये सारी चीजें परिवार के अंदर तय होनी है। जब अगर मैं तो ये मानता हूं, अगर ये कुछ पहले तय हो जाती है तो पहले ही चले जाते वो कांग्रेस में। लेकिन चूंकि इस स्तर पर चीजें तय नहीं हो पाई, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में बने रह गए। जी। वो तैयार बैठे हुए हैं। वो एक वो एक पॉलिटिकल फोर्स है। क्या राहुल गांधी को उनसे उनकी माँ की इनसिक्योरिटी क्या हो भूमिका सकती? होगी? नहीं, वरुण गांधी को ले लेंगे आप परिवार में और पार्टी में दोबारा, लेकिन उनकी माँ का क्या होगा? जी। बेटा माँ से अलग नहीं, वो एक बहुत वो ये सब चीजें पेचीदा चीजें हैं, मतलब। तो ये सब पेचीदा चीजें अगर हल होंगी, तो वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं और उससे कांग्रेस को लाभ होगा। निश्चित रूप से लाभ होगा, वरुण को भी लाभ होगा और कांग्रेस को भी लाभ होगा, और लोगों को एक नया नेता मिल सकता है। राहुल गांधी थोड़ा सा क्या असुरक्षा की भावना हो सकती है उनको, वरुण गांधी आएंगे, क्योंकि ओरेटर राहुल जिस अच्छे हैं वरुण मुकाम पर गांधी। पहुंच गए हैं, तो इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं और जिस तरीके से वो जनता को कल उनकी लाल किले वाला भाषण में ध्यान से सुन रहा था, वो जिस तरीके से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनकी अपनी एक शैली बन गई है। और उन्होंने लगातार पैदल चलकर और लगातार लोगों जो अंदेशे थे उन अंदेशों को झुटलाते हुए जिस तरह से अपनी दावेदारियां पेश की हैं, उसके बाद असुरक्षा की भावना कांग्रेस। उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है उनको अब। जी। उनको कोई जरूरत, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस आज इस मुकाम पर खड़ी हुई है जहां पर सुरक्षा की भावना, डर, खोने का डर, ये सब चीजें कांग्रेस के लिए बेमानी हो चुकी हैं। कांग्रेस ने अब अगर इन अंदेशों से अपना पल्ला नहीं छुड़ाया, तब फिर वो भाजपा और नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। करो या मरो की स्थिति है। कांग्रेस जब इन चीजों को छुड़ाएगी, बिल्कुल निडर होकर अपनी नीतियां बनाएगी, निडर होकर नए जुमले तैयार करेगी, नए नारे तैयार करेगी, नए नए लोगों को, जिनमें वरुण गांधी भी शामिल हैं, उन सबको जोड़ेगी। बहुत सारे ओम प्रकाश राजभर, बहुत सारे जी हाँ। समुदायों के नेता कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, बशर्ते कांग्रेस अपने आप को इस तरीके से पेश करे। कांग्रेस को अपने आप को एक ऐसे मंच के रूप में पेश करना होगा जिसमें न केवल स्वतंत्र रूप से जो फ्लोटिंग लीडर्स हैं, फ्लोटिंग समुदाय हैं, और वो सब लोग उस मंच पे खड़े होकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। छोटे छोटे दल भी उस मंच पे खड़े होकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तभी तो कांग्रेस जो विपक्षी एकता है, भले ही वो तकनीकी रूप से उस तरह ना हो, केवल एक आध्यात्मिक रूप से विपक्षी एकता हो, वैसी एकता की नुमाइंदगी कर सकती है। जी। एक और सवाल राहुल गांधी का चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है, 10-15 मिनट और बचे हैं। अगले साल कर्नाटक में चुनाव है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, तेलंगाना में और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, कुल मिला के 9 राज्यों में। लेकिन सबसे पहले जो ट्रेलर है वो मई में दिखेगा कर्नाटक में। कर्नाटक की अभी जी अगर आप स्थिति देखें, तो वहां पर सीधा रमैया भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, टी शिव कुमार को भी राहुल गांधी ने जोड़ा है। यात्रा भी कर्नाटक से जब निकली तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, बहुत उनकी बदनामी है, लोग उनको पेसीएम कहते हैं, पेटीएम की जगह। इस पर बड़ा विरोध भी हुआ, और कहीं ना कहीं एक खटपट भी है येदुरप्पा और अमित शाह और मोदी। कुल मिलाकर एक ऐसी फेवरेबल ग्राउंड दिख रही है जहां कांग्रेस कम बैक कर सकती है। कर्नाटक में एक बड़ा राज्य है, एक बड़ा हाई जीडीपी स्टेट है, और 28 सीटें भी उसकी हैं
लोकसभा में, कर्नाटक कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के भविष्य के लिए, 2024 के लिए? अगर मेरी बात आपको अतिशयोक्ति लगे तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव नहीं जीता, जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबसे बड़े दल के रूप में उभरना है, क्या करना, अगर बाकायदा पूर्ण बहुमत कांग्रेस ने कर्नाटक में प्राप्त नहीं किया, तो कांग्रेस का न 2023 में कोई भविष्य है, न 2024 में कोई भविष्य है। गुजरात का चुनाव हारने के बाद में और अपनी तरफ से हिमाचल विधानसभा का चुनाव हारने की पूरी कोशिश में विफल होने के बावजूद जी। कांग्रेस को कर्नाटक का चुनाव जीतना ही है। ये कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ये भी भी वहीं से। इम्तिहान है, भारतीय जनता और कांग्रेस के पूरे आला कमान का, राहुल गांधी का, सबका इम्तिहान है। इसमें कोई और तर्क नहीं चलेगा। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी नादानी, अपनी राजनीतिक नादानियों के कारण पंजाब खो दिया पूरी तरीके से। और भारत जोड़ो यात्रा का रूट इस तरह से बनाया गया, कुछ पता नहीं क्या हुआ उसके अंदर। ये अभी तय होना शेष है कि गुजरात चुनाव पे कांग्रेस ने ध्यान क्यों नहीं दिया इतना अनमने ढंग से, वहां जबकि पिछला चुनाव कितना शानदार तरीके से लड़ा था। तो कर्नाटक का चुनाव तो जीतना ही जीतना है। अगर आपने 2023 की शुरुआत कर्नाटक के चुनाव में पराजय से की, जबकि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा कलह है वहां पर, येदियुरप्पा और बोम्मई एक दूसरे दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। और बहुत संभावना है कि कर्नाटक में, देखिए पिछली बार जब कांग्रेस वहां जीती थी, तो उस वक्त जो लिंगायत वोट था वो बट गया था, तो उस वक्त भी भाजपा इस तरह के कलह की शिकार थी। वैसी ही तकरीबन परिस्थिति वहां कर्नाटक में है। तो स्थानीय परिस्थितियां, भाजपा का अंतर्कलह और सब चीजें मिलाकर कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं। अगर कांग्रेस इस चुनाव को नहीं जीत पाती है, तो फिर मैं फिर इस बात में चर्चा करना, विचार करना बंद कर दूंगा कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। कांग्रेस को ये जीतना ही चाहिए, हर ये शर्त है कांग्रेस के 2024 में कुछ दावा पेश कर पाने के लिए। सवाल चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी में मैं केजरीवाल जी को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों से, जब वो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने फ्लोट नहीं भी करी थी। उनकी जो राजनीति है, कहीं ना कहीं वो एक मैनिफेस्टो नहीं इलेक्शन का देते हैं, बल्कि एक ऑफर देते हैं जनता को कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम आपको पानी फ्री देंगे, हम आपकी महिलाओं को जो है वो 1,000 रुपए का आपको पेंशन देंगे, सहायता देंगे। ये जो राजनीति है, जहां वो अपने कंस्टिट्युएंसी से एक एग्रीमेंट करते हैं, एक ऑफर देते हैं, बजाय इधर उधर की राजनीतिक बातों के। और हमने देखा कि पंजाब में उनको सफलता मिली, गुजरात में भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक उनको वोट शेयर मिला बहुत कम समय में, और एमसीडी भी उन्होंने जीती। जो उनका स्टैंस है कि ना वो मुसलमानों के साथ हैं, ना वो सिखों के साथ हैं, ना वो हिंदू के साथ हैं, लेकिन जिस तरह की वो राजनीति लेकर आए हैं, जिस पर मोदी जी बहुत नाराज हो जाते हैं कि साहब ये रेवड़ी पॉलिटिक्स ये सब है। केजरीवाल आने वाले 10 सालों में, आने वाले 2024 के बाद भी उनकी रेलेवेंस इस वक्त क्या है हिंदुस्तान की राजनीति में? देखिए, मेरी समझ ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास एक वेलफेयर मॉडल है जो उनके दिमाग से निकला है। उन्होंने एक वेलफेयर मॉडल बनाया है। एक वेलफेयर मॉडल भारतीय जनता पार्टी का है, जो नरेंद्र मोदी का वेलफेयर मॉडल है। एक वेलफेयर मॉडल चंद्रशेखर राव का है। केसीआर एक का। हाँ हाँ, एक जगन रेड्डी का वेलफेयर मॉडल है। एक नवीन पटनायक का वेलफेयर मॉडल है। तो अगर आप भारत की राजनीति को किस्म किस्म के वेलफेयर मॉडल्स की आपसी प्रतियोगिता के रूप में देखें एक बार में, तब आपको हमें समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल का महत्व क्या है। और साथ में नरेंद्र मोदी तो अपना महत्व स्थापित कर ही चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अपने महत्व को उस स्तर पर स्थापित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका एक निश्चित वेलफेयर मॉडल है जो उन्होंने समाज के कुछ तबकों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से गढ़ा है। इट्स ए स्पेशली क्राफ्टेड वेलफेयर मॉडल। दिल्ली में वो 100% करके कामयाब है। अब वो दूसरे राज्यों में उसको आजमा रहे हैं। पंजाब में उन्होंने उसे आजमाया, उन्हें कामयाबी मिली, दूसरी परिस्थितियां भी उनके पक्ष में थी। दूसरी, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक और बात जाती है कि जो भारत की पार्टी प्रणाली में पहले से जमी हुई राजनीतिक दल हैं, उनसे उनके प्रति जनता में एक थकान दिखती है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या दूसरे और क्षेत्रीय दल हो,
जनता में क्योंकि इतने दिनों से वो जमे हुए हैं, जनता अंदर बाहर सब समझ गई है कि किस किस्म के लोग हैं, ये क्या है, इनको सत्ता मिलेगी तो ये क्या करेंगे। सत्ता देती रहती है उनसे जनता, सत्ता लेती भी रहती है जनता उनसे, लेकिन वो जानती है, तो उनके प्रति एक तरह का अनमनापन और थकान है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये थकान एक राजनीतिक अभिव्यक्ति प्राप्त करती है, जो पंजाब में हमें दिखाई पड़ा, जो दिल्ली में हमें बार बार दिखाई पड़ता है। जी। तो जहां पर ऐसी स्थिति होगी, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल का वेलफेयर मॉडल बहुत जबरदस्त रूप से क्लिक करने वाला है। जी। आप देखिए गुजरात के गांव में भी आम आदमी पार्टी गई और गांव में कांग्रेस से भिड़ गई आकर, और उसने कांग्रेस के बहुत सारे वोट काट लिए। क्या आपको लगता है कि गणेश लक्ष्मी की तो इस बात तरह का करने था, उसका फायदा भाजपा को पहुंचा और उसने गांव में वो सीटें भी जीत ली जो सीटें पहले वो नहीं जीतती थी। क्या शहरों में वो आपको भाजपा के उतने वोट नहीं काट पाई, इसलिए वहां भी वो जीत सीटें, तो भाजपा का वोट भी बढ़ गया और सीटों की संख्या भी बढ़ गई। क्या आपको लगता है कि गणेश लक्ष्मी को नोट तस्वीर को जगह देनी चाहिए करेंसी नोट्स पर? गणेश लक्ष्मी की बात करने के बाद और बिल्किस बानो पर खामोश रहने के बाद गुजरात में मुस्लिम वोटर जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ गया। इन दो बड़े घटनाओं के बावजूद क्या मुस्लिम शिफ्ट देखिए हुआ है कि? मुसलमान वोटर अपनी पहले से स्थापित पार्टी जो कि कांग्रेस है, उसको केवल एक ही शर्त पे छोड़ता है, किसी एक मुद्दे पे नहीं छोड़ता। उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि ये पार्टी भाजपा को हरा सकती है। आप देखिए 2013 में जो दिल्ली में चुनाव हुआ था, दिल्ली के चुनाव में जब भाजपा या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, उस वक्त भी मुसलमान वोटर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गया था। उसने कांग्रेस को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया था और मुसलमान इलाकों में कांग्रेस जीती थी उस चुनाव में। लेकिन जब 2015 में उसे लग गया कि अब कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा सकती है, ये नई पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है, फिर वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ चली गई। जी। नगरपालिका चुनावों में कुछ जगह कांग्रेस को मुसलमान वोटों का फायदा होते हुए दिखाई पड़ता है। उसकी वजह ये है कि चुनाव बहुत छोटा है, छोटे चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण कम हो पाता है, वोट बिखर जाते हैं। लेकिन जैसे ही मुझे यकीन है विधानसभा चुनाव आएगा, फिर से तमाम मुसलमान जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। जी। गुजरात में अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद, बहुत जबरदस्त हवा बनाने के बावजूद, बहुत ही शानदार चुनाव अभियान करने के बावजूद भी मेरा मानना यह है कि वो लोग, आप देखिए ना, ऐसे कि वो है आपके ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब को गुजरात का मुसलमान ग्रीन कमल कहता है। जी। हाँ, उनको ग्रीन जी। कमल कहता है उनको, है तो उनको कोई वोट नहीं मिलता वहां पे। तो जी। आम आदमी पार्टी को कम वोट मिला मुसलमानों का, कांग्रेस को बहुत ज्यादा मुसलमानों का वोट मिला। हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई बिल्किस बानो पे नहीं बोले, शाहीन बाग पे नहीं बोले, या फलानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं गए, ये किया वो किया, इस तरह के मुद्दों के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जी। मुस्लिम समुदाय कुल मिला के ये देखता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत उन्होंने प्राप्त कर पाई है या नहीं कर पाई है। अगर गुजरात में उसे यकीन हो जाता तो सारा मुसलमान वोट आम आदमी पार्टी में चला जाता, आंख बंद करके। जी। चलते-चलते अभय जी, अंतिम सवाल है और मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट चाहूँगा। अ, आपको लगता है कि 2024 का जो मैदान है, जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी आई और 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। इंस्टीट्यूशंस बदल जाएँगी, आइडियोलॉजी बदल जाएगी, माइंडसेट बदल जाएगा, जो धीरे-धीरे जिस पर काम हो रहा है। और अगर वो हारते हैं तो फिर हिंदुस्तान कहीं न कहीं लोकतंत्र उनको सिक्योर दिखता है, ऐसी बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2024 का जो मैदान है, जो रणभूमि है, ये मैदान अभी भी कितना खुला हुआ है? देखिए, भारत में चुनाव जीतना एक बहुत जटिल कार्रवाई है। मैं उसकी हमेशा बम्बई में कौन-सी फ़िल्म हिट होगी, किसी को नहीं पता होता। अच्छे डायरेक्टर, अच्छे हीरो की फ़िल्म फ्लॉप हो जाती है, खराब डायरेक्ट जो फ़िल्में फ्लॉप होने के लिए बनाई जाती है, वो हिट हो आपको याद होगा यश चोपड़ा ने नूरी फ़िल्म बनाई थी, क्योंकि जी। अमिताभ बच्चन की फ़िल्मों से उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि वो घाटा दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने मनमोहन नूरी। कृष्ण को उसका डायरेक्टर बनाया, और उन्होंने फारूक शेख और पूनम ढिल्लों जो बिल्कुल नए थे, उनको उन्होंने उसका हीरो बनाया। और खय्याम जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में अतीत की वस्तु बन चुके थे, उनको उन्होंने उनका वो संगीत निर्देशन दिया, लेकिन वो फ़िल्म सुपर हिट हो गई। तो कुछ पता नहीं है हिंदुस्तान में कौन से चुनाव में कौन हार जाए, बहुत मुश्किल होता है पता लगाना। इसलिए मैं किसी भी चुनाव को नहीं मानता हूं कि उसका पहले से परिणाम घोषित किया जा सकता है। कुछ भी मैदान घटित खुला हो, है। हाँ, मैदान खुला हुआ है,
लेकिन यह हमें देखना पड़ेगा इस खुले हुए मैदान में कौन सी टीम ज्यादा विश्वास के साथ में, योजना के साथ खेल रही है। मैं अभी भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अधिक विश्वास के साथ में, अधिक योजना के साथ में, अधिक संसाधनों के साथ में इस मैदान में मौजूद है। कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है कि विपक्ष की टीम दरअसल खेल ही नहीं रही है, खेलने की तैयारी में लगी हुई है। अभी तक उसने अपने उतारे नहीं है। तो भाजपा अभी भी इस मैदान की महारथी दिखाई पड़ रही है 2024 की। लेकिन जैसे-जैसे 2023 गुजरेगा, 9 विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उनके नतीजे हम लोगों के सामने होंगे, उन चुनावों में क्या हुआ, उन चुनावों के तुरंत बाद किस तरह की पेशबंदी विपक्ष की ताकतों में होती है, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होता है। और अंततः हम लोगों को मानना चाहिए कि हम लोग राजनीतिक समीक्षक हैं। हम लोग भविष्यवक्ता नहीं हैं। हम लोगों की बातें गलत हो सकती हैं। हम लोग जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, वो अंदाज़े बिल्कुल सिफ़र साबित हो सकते हैं। लेकिन जिन समीक्षकों की निगाह सामाजिक शक्तियों के ऊपर होती है, जिन समीक्षकों की निगाह समुदायों की राजनीतिक निष्ठाओं के ऊपर होती है, वो लोग यथार्थ के ज़्यादा नज़दीक पहुँच सकते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आप आए, रोशनी डाली, प्रकाश डाला, और आप जैसा एक माइंड, आप जैसा एक सोच वाला एक समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक, मुझे लगता है आज के दौर में बिरला है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मुझ पर नहीं, मेरे दर्शकों पर रहे, और आपकी बहुत डिमांड आती है। फिर से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक बार आप ज़रूर समय दें और आपकी आवाज़ दूर-दूर तक जाए। ये मेरी एक आपसे इल्तिजा रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।